नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के उस ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक हृदय स्थल की बात करने वाले हैं, जिसने पूरे देश की राजनीति और इतिहास की दिशा तय की है। हमने एक 10 घंटे की मास्टर क्लास को निचोड़कर आपके लिए ये क्रिस्प और टू द पॉइंट चर्चा तैयार की है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आपने शायद ये बात पहले भी सुनी हो कि अगर यूपी एक अलग देश होता तो ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस होता। जरा सोचिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हम एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसका स्केल, जिसकी पॉपुलेशन और जिसका एग्रीकल्चरल आउटपुट दुनिया के कई बड़े देशों से भी कहीं ज्यादा है। और सच बताऊं तो यही वो विशालता है जो इसे सत्ता का असली कैनवस बनाती है। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इस सफर को 6 हिस्सों में समझेंगे: भौगोलिक कैनवस, सभ्यताएं और आध्यात्मिकता, महाजनपद, मुगलों का आगरा शिफ्ट, ब्रिटिश काल का प्रतिरोध और अंत में आज के दौर की ड्रोन मैपिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, भौगोलिक कैनवास, सीमाएं और इसके चरम बिंदु। देखिए, किसी भी जगह का इतिहास समझने के लिए ना उसका भूगोल समझना सबसे जरूरी है। नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ, उसके बाद जो हिस्सा बचा वही आज का यूपी है। इसका टोटल एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पूरे भारत का 7% से भी ज्यादा हिस्सा। एरिया के हिसाब से ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी सीमाएं हैं, जो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करती हैं। अब अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो इसकी सीमा सिर्फ नेपाल से लगती है, और वो भी 7 जिलों से होकर गुजरती है। इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, पीलवा शराब साम्या। है ना इंटरेस्टिंग? पी से पीलीभीत, लवा से लखीमपुर खीरी, ब से बहराइच, शरा से श्रावस्ती, फिर ब से बलरामपुर, सा से सिद्धार्थनगर और म्या से महाराजगंज। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए और 7 जिले हमेशा के लिए दिमाग में सेट। और ज्योग्राफिकल मिरेकल्स की बात हो ही रही है तो सोनभद्र को कैसे भूल सकते हैं। ये पूरे भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो ये इस पूरे रीजन का एक बेहद क्रूशियल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, सभ्यताएं और आध्यात्मिकता, यानी कृषि क्रांति का दौर। गंगा यमुना के इस उपजाऊ मैदान ने शुरू से ही इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। यहाँ एग्जाम्स में आने वाले एक बहुत फेमस ट्रैप को क्लियर करना जरूरी है। सालों से हम पढ़ते आ रहे थे कि प्रयागराज के कौल्डी हवा में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। लेकिन रुकिए, नए डेटा के हिसाब से संत कबीर नगर के लहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व की खेती के सबूत मिले हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ की कृषि सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी है। अब होता क्या है कि जब लहुरादेव जैसी जगहों पर बम्पर खेती होने लगी तो समाज के पास अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज इकट्ठा हो गया। इसे एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने समाज को इस लायक बनाया कि वो भिक्षुओं और विचारकों को सपोर्ट कर सके। यही वजह है कि सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसी जगहें बौद्ध और जैन धर्म के इतने बड़े आध्यात्मिक केंद्र बन पाए। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, महाजनपद और साम्राज्य, राजाओं की बिसात। जैसे जैसे लोहे की खोज हुई, घने जंगल साफ किए गए और बड़े बड़े शहरों का उदय हुआ, ये पूरा इलाका सेनाओं के बीच एक शतरंज के बोर्ड जैसा बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से 8 तो सिर्फ यहीं पर थे। उस वक्त कुरु और पांचाल जैसे गणराज्य थे, तो कौशल जैसे शक्तिशाली राजतंत्र भी। ये बिल्कुल आज के बफर स्टेट्स की तरह काम करते थे, जहां बड़ी ताकतें छोटे राज्यों को सीधे कुचलने के बजाय उन्हें भू राजनीतिक बैलेंस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करती थीं। अब सीधे मिडीवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन युग की तरफ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दिल्ली सल्तनत के 320 सालों में 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया। इस पूरी क्रोनोलॉजी को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल और फनी फॉर्मूला है, गुड़ खा तू साले। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये ट्रिक गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों के सीक्वेंस को हमेशा के लिए आपके दिमाग में लॉक कर देगी। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, आगरा की ओर स्थानांतरण, मुगल हृदय स्थल।
ये वो दौर था जब पावर सेंटर अचानक दिल्ली से खिसककर आगरा की तरफ शिफ्ट हो गया। 1526 में बाबर के आते ही बैक टू बैक युद्धों की एक झड़ी लग गई। इसे डिकोड करने की भी एक बड़ी मस्त ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया। मतलब 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। सिर्फ 4 सालों में इस पूरे इलाके को मुगलों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पानीपत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जो असली गेम चेंजर था ना, वो था 1527 का खानवा का युद्ध। इसी निर्णायक जीत के बाद मुगलों ने अपना हेडक्वार्टर हमेशा के लिए आगरा शिफ्ट कर दिया। नील की खेती और बेहतरीन वाटरवेज के कारण आगरा पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और कल्चरल हब बन गया था। समय आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, औपनिवेशिक युग और प्रतिरोध, टिपिंग पॉइंट। 18वीं सदी आते आते, खासकर 1764 के बक्सर युद्ध के बाद जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसका पूरा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। उन्होंने जमीन से टैक्स वसूलने के लिए एक बेहद शोषक सिस्टम बनाया। इसके 3 पिलर्स थे। पहला, उन्होंने ताकतवर बिचौलिए खड़े कर दिए। दूसरा, उन्हें पीढ़ियों तक जमीन के अधिकार दे दिए। और तीसरा, सबसे बुरा काम ये किया कि जो किसान सदियों से जमीन के असली मालिक थे, वो अपनी ही जमीन पर सिर्फ किराएदार बनकर रह गए। इसी शोषण ने 1857 की क्रांति और बाद के किसान आंदोलनों की नींव रखी थी। और इसी जुल्म के खिलाफ 1921-22 में एक बहुत बड़ा किसान विद्रोह हुआ, जिसे हम एका आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये किन जिलों में हुआ, इसे याद रखने के लिए बस LHSU याद रखिए। L से लखनऊ, H से हरदोई, S से सीतापुर और U से उन्नाव। इन्हीं जिलों में किसानों ने भारी लगान के खिलाफ एक होकर अपनी आवाज बुलंद की थी। और अब फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, भाग 6 पर, आधुनिक युग, भविष्य की मैपिंग। तो चलिए अब पुराने संघर्षों से निकलकर आज के डिजिटल युग में आते हैं। आज का एडमिनिस्ट्रेशन सदियों पुराने जमीन के झगड़ों को कैसे सुलझा रहा है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2025 का ऐतिहासिक घरौनी कानून। इसे आप गांव का डिजिटल आधार कार्ड भी कह सकते हैं। जैसे खेती की जमीन के लिए खतौनी होती है, वैसे ही अब गांव के घरों के लिए ये डिजिटल घरौनी है। ये कोई नॉर्मल कागज का टुकड़ा नहीं है। ये ड्रोन से मैप किया गया ऐसा अचूक रिकॉर्ड है जो लोगों की संपत्ति को कानूनी पहचान दे रहा है। अब वो लोहे की जंजीरों से जमीन नापने वाले दिन हवा हो गए। आज ये काम 3 हाईटेक स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में आसमान से ड्रोन के जरिए पूरी मैपिंग होती है। दूसरे स्टेप में इंच दर इंच सटीक एक डिजिटल मैप तैयार किया जाता है। और तीसरे स्टेप में अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है या वो किसी को विरासत में मिलती है, तो राजस्व निरीक्षक म्यूटेशन प्रोसेस के जरिए उसे डिजिटली तुरंत अपडेट कर देता है। ये प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करने का एक एकदम फुल प्रूफ तरीका है। तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल के उन खुरदुरे पत्थरों से लेकर आज आसमान में उड़ते इन एडवांस ड्रोन्स तक का ये सफर हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। प्राचीन राजाओं के खूनी भूमि युद्धों से लेकर आज ड्रोन के जरिए होने वाली इस शांतिपूर्ण मैपिंग तक, इतिहास पर असली मालिकाना हक आखिर किसका है? क्या जमीन उनकी है जिन्होंने इसे तलवारों से जीता, या फिर उनकी जो आज इसे तकनीक के जरिए सुरक्षित कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।